बोला क्या तो सही शो। चलो जी आगे चलते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अगला एमसीक्यूज है, विद द इंक्रीज of the value of the principal quantum number n, the shape of the s orbital remains same although its size क्या होता है, size increases। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पहला शेल है उसका s छोटा होता है, दूसरे शेल का s बड़ा हो जाता है, तीसरे शेल का s उससे भी बड़ा हो जाता है, चौथे शेल का s उससे भी बड़ा होता है। हाँ ये सारे स्फेरिकल होते हैं, तो शेप जो है वो सेम रहता है लेकिन साइज इंक्रीज होता है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स एक्सेप्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट। यस यस यस, ये क्वांटम नंबर से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड आउट द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स। यस, ये भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पर आ चुका है 3s2। अब मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 3 जो है ये पीरियड नंबर है, S जो है ये आपके पास ब्लॉक नंबर है, 2 जो है ये आपके पास ग्रुप नंबर है। ठीक है, अच्छा, टू फाइंड आउट द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। यस, ये भी मालूम कर सकते हैं। टू डिटरमाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। नहीं, टू डिटरमाइन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा हेल्प जो है वो कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारा हेल्प जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल थोड़ा बहुत कर रहा है। ठीक है जी, हाइड्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी में। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, एक नहीं है, यानी मतलब हाइड्रोजन नहीं है, यानी मतलब हीलियम नहीं है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज डिटरमाइंड बाय, आसान रूल है, अभी हो चुका है n+l रूल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। The fact that the two electrons in an atomic orbital must have a opposite spin is reduced from, ये आपके पास एक रूल है जिसका नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल हो तो इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये जरूरी है कि उनका स्पिन अपोजिट होगा। यानी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि द 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिट शुड हैविंग अ 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर। अगर 3 डिफरेंट नहीं है, 3 सेम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होना चाहिए। और यहां से ये प्रूफ भी आपको मिल रहा है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये जो प्रिंसिपल है ये आपको प्रूफ, यानी एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये प्रूफ भी आपको कहां से मिलता है, ये प्रूफ भी आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से मिलता है। कैसे, देखो, अगर एक ऑर्बिटल के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर आप तीसरा डालने की कोशिश करते हैं तो तीसरा या आप क्लॉकवाइज डालेंगे या एंटी क्लॉकवाइज डालेंगे, जो कि उसका स्पिन दूसरे की तरह हो जाएगा, जो कि ये येलो की तरह रेड का हो गया, तो स्पिन सेम हो गया। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि इस सेम ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम हो ही नहीं सकता है। तो इट मींस कि यहां पर कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, वेयर इन अ पीरियाडिक सीरीज डू यू फाइंड स्ट्रॉन्ग बेस फार्मर। स्ट्रॉन्ग बेस फार्मर कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फार्मर NaOH, KOH, ये कौन से होते हैं, लेफ्ट पे होते हैं या राइट पे होते हैं। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट पे होते हैं। ठीक है, राइट वाले एसिडिक बनते हैं, सही, इनर्ट गैसेस, और मिडल वाले डिपेंड करते हैं, कुछ एसिडिक है, कुछ बेसिक है, कुछ एम्फोटेरिक है। लेफ्ट वाले सबसे ज्यादा बेसिक है और राइट वाले सबसे ज्यादा एसिडिक है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी आप इसको पढ़ते भी हैं पीरियाडिक टेबल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, which of the following formula is based to determine the number of electron in a subshell, number of electron in a subshell। for example S subshell है, for example P subshell है, for example D subshell है, for example F subshell है। ठीक है, अब अगर यहां ये फार्मूला में यूज करूं, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। कभी कभी इंसान से फार्मूला भूल जाता है, कोई बात नहीं है, आपको इल्म होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब यहां हर एक फार्मूले पे आप जरा अप्लाई करें कि क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं या नहीं। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे इस फार्मूले में पुट करूँ, सो 2 × 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इट मीन्स कि ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। जब भी आप फार्मूला बोलते हैं अपने माइंड में इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा,
अपने माइंड में इलेक्ट्रॉन की तादाद लेकर आइएगा और फिर उस फार्मूले को अप्लाई करें। जो फार्मूला करेक्ट आ रहा है वही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर अ कॉपर। कॉपर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, कॉपर जो होता है उसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d10 4s1 होता है। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस को यूज किया गया है, क्रिप्टॉन है, आपके पास आर्गन है। इसका मैं फार्मूला एक बता देता हूं कि आपको कैसे डायरेक्ट पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कौन सा इनर्ट या नोबल गैस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, ये जो आपके पास जो भी पीरियड से वो बिलोंग करता है ना, फॉर एग्जांपल कॉपर कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, 3 से, सॉरी 4 से, वो 4 से बिलोंग करता है। तो आप 4 में ऐसे चले जाओ, नोबल गैस तक पहुंच जाओ और इससे एक ऊपर जंप लगाओ 3 में, यानी कॉपर जो 4 पीरियड से बिलोंग करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में जो नोबल गैस यूज होगा वो 3 वाला यूज होगा, 3 पीरियड वाला यूज होगा। ये आसान सा ट्रिक है। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 क्यों है, यहाँ पर ये 10 क्यों है, इसका कंसेप्ट है फुल कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द पार्शियली फील्ड। यानी होना ऐसे चाहिए था कि 3d9 एंड 4s2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियली फील्ड है तो इसको भी कंप्लीटली फील्ड और इसको हाफ फील्ड बनाने के लिए, बिकॉज हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल देन द पार्शियल फील्ड, तो यहाँ पर थोड़ी सी वफादारियां हो गई है, थोड़ी सी वफादारियां चेंज भी हो गई है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी वफादारी चेंज करके डी में आया है और डी को स्टेबलाइज किया है। ठीक है, ये वैसे भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुके हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन भी है। ये कॉपर और जो आपके पास क्रोमियम है ना, इस ये बड़ा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन जा रहा है, तो ये हर बच्चे को पता होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम रिप्रेजेंट आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं ना डियर स्टूडेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं वही आइसोटोन कहलाते हैं, वही आइसोटोन कहलाते हैं। आप यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर कभी आपके माइंड में आ जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो आपको मास गिवन है ना, ये जो आपको मास गिवन है टोटल 40 मतलब 42 है, माइनस करें इससे जो आपके पास एटॉमिक नंबर गिवन है तो इससे आपके पास आता है 22। तो ये जो 22 है ना, ये एक्चुअली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। कैसे है, कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, देखो ये जो है ये सम है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ये इसका सम है। अब प्रोटॉन की तादाद का तो यहाँ पता चल रहा है, ठीक है, कि प्रोटॉन कितने हैं, 20 है। तो अगर आप इससे माइनस करें ना, तो जो बाकी रहते हैं वो कौन से रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इन सब पर आप ट्राई कर लें, सब में न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होगा, सिर्फ ये एक में न्यूट्रॉन की तादाद क्या है, सेम आ रहा है। यहां पर भी आप कर लें तो यहां पर भी 22 आ रहे हैं, यहां पर भी आप कर लें तो यहां पर भी कितने आ रहे हैं, 22 आ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम इज कंट्रोडक्टेड बाय, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एक है आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वो कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट मूविंग कर रहा है ना, जिसको वेव भी कहा गया है, इसका पोजीशन और वेलोसिटी या पोजीशन और मोमेंटम आप एट ए टाइम मालूम नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। लेकिन हमारा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बोहर, वी रिस्पेक्ट हिम, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और इसने हमारे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। लेकिन उसने एक काम किया है, वो कहता है कि मैं वेलोसिटी भी मालूम करता हूं, वरना जाके देखो लो एप्लीकेशन ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल, वहां पर वो वेलोसिटी भी मालूम करता है इलेक्ट्रॉन का, और सिमिलरली रेडियस भी मालूम करता है। रेडियस मींस पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मालूम करता है उसी असना, उसी टाइम पे, उसी असना, यानी एक ही वक्त पर वो पोजीशन भी मालूम करता है, एक ही वक्त पर वो वेलोसिटी भी मालूम करता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप मालूम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोडक्ट कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ कंट्रोडक्ट कर रहा है। बाकी इस पर तो ये बेस्ड है। अगर एमसीक्यू चेंज हो जाए कि किस थ्योरी पर बेस्ट है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर ये क्या है, बेस्ट है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। एक्स-रे शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वी आर एक्सेप्टिंग। अच्छा, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ द लाइट, एक्सेप्ट। दे हैविंग अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द गामा रेज, नहीं जी, गामा रेज का ज्यादा होता है। दे आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द फ्रैक्चर इन बोन्स, यस, ये भी
एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये वाला जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि गामा रेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर होती है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ प्लेनर ज्योमेट्री? प्लेनर ज्योमेट्री किसकी नहीं है? बेंजीन की प्लेनर ज्योमेट्री क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, इथीन की प्लेनर ज्योमेट्री क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है, इसकी भी प्लेनर ज्योमेट्री होती है। अगर मैं आपके लिए यहाँ बनाना चाहता हूँ तो इसकी भी इस तरह से प्लेनर ज्योमेट्री होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो प्लेनर नहीं होती है। इसकी ज्योमेट्री जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। हाँ, इसका शेप जो है वो ट्राइगोनल पाइरामिडल है, लेकिन इसकी ज्योमेट्री जो है वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, और इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं पाया जाता है, यानी फास्फीन में भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपके पास कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता है, ना यहाँ पे कोई हाइब्रिडाइजेशन है। ये हम ड्रेगोज रूल पर एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ ड्रेगो रूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन किया गया है तो अपने क्वेश्चन तक लिमिटेड रहेंगे। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कुछ यूं होती है कि अगर आप इसको ऐसे ऊपर से पकड़ें तो एक क्लोरीन इस साइड पे, दूसरा क्लोरीन इस साइड पे और तीसरा क्लोरीन इस साइड पे, यानी ये प्लेन से बाहर निकले हुए होते हैं, प्लेनर नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Which of the following pair of compound contain one that is giant ionic and one that is simple molecule? आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों के पास ये जो है ये सिंपल मॉलिक्यूल है और ये जो है ये डायमर है, यानी ये दो मिलके एक बनाता है, यानी ये डायमर है इसी का, तो यहां पर कोई आयनिक नहीं है। यहां पर भी सिंपल मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल है, यहां पर भी सिंपल मॉलिक्यूल है और यहां पर भी आपके पास सिंपल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आप यहां पर जरा सा सोचे ना तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये जाइंट आपके पास क्या होता है? जाइंट आयनिक स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है ये आपके पास सिलिकॉन का सिंपल मॉलिक्यूल है। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ओनली नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का क्या है? नॉन कोप्लेनर, सोचिएगा, नॉन कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? मैं सारे के ट्राई करने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर आप यहां पे जरा सा सोचे ना तो इसका तो आपके पास ज्योमेट्री जो होती है वो आपके पास, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा, चलो इसको ऐसे करते हैं, इरेज करने की कोशिश करते हैं और दोबारा से ड्रा करते हैं। देखो, सबसे पहले इस पर आप सोचें, सॉरी, अच्छा, अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं, यहां आप सोचें इसकी मैं ज्योमेट्री अगर मैं ड्रा करने की कोशिश करूं ना तो इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अच्छा, अगर मैं यहां पर इसको ड्रा करने की कोशिश करूं तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल होती है। अगर मैं इसको भी ड्रा करने की कोशिश करूं तो यहां पर आपने जरा सा गौर करना है। देखो, एक कार्बन यहां पर हो जाएगा, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन इस प्लेन से निकल जाएगा, यानी कोप्लेनर नहीं होगा। अगर यहां पर ये टेट्राहेड्रल इस तरह से पाया जाता है ना तो दूसरा जो आपके पास कार्बन जो है ये प्लेन से निकल जाएगा, क्योंकि यहां पर ये sp3 हाइब्रिडाइज है और इसने एंगल कितना मेंटेन रखना है? 109.5। अक्सर हमारे टीचर इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रा करते हैं। हाँ, हम इसको ऐसे ड्रा कर सकते हैं, लेकिन जब हम रियल में इसको ड्रा करेंगे तो रियल में प्रोपेन का मॉलिक्यूल इस तरह से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने हाइब्रिडाइजेशन को देखते हुए अपना एंगल, आइडियल एंगल 109.5 रखना है। तो ये तो एक प्लेन में नहीं हो गया, क्योंकि अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो ये प्लेन से निकल जाएगा। ठीक है जी, और अगर आप यहां पर सोचें तो यहां पर एक प्लेन है। कैसे एक प्लेन है? देखो, एक में डबल बॉन्ड है, एक में डबल बॉन्ड है डियर स्टूडेंट्स, और दूसरे में क्या है आपके पास? एक में आपके पास डबल बॉन्ड है और दूसरे में आपके पास क्या है? ये हो जाएंगे 3 4 5 6। तो ये जो है ये एक प्लेन में पाए जाते हैं। यहां पर तो टेट्राहेड्रल है ही नहीं, ये तो आपके पास क्या है? ये तो आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर है, और ये सिर्फ एक ही टेट्राहेड्रल एक ही प्लेन में पाया जाता है। तो ये जो ऑप्शन सी ऑप्शन है ये आपके पास क्या है? करेक्ट है। मैं दोबारा से दोहरा लेता हूं। देखिए, यहां पर दो कार्बन है, दोनों एक ही प्लेन कोप्लेनर है। अगर इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी टेट्राहेड्रल है, एक प्लेन में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर यहां पर आप सोचें तो यहां पर एक प्लेन में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों एक प्लेन में टेट्राहेड्रल पाए जाते हैं ना तो ये जो तीसरा है ये यहां से निकल जाता है, और ये कोप्लेनर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी नहीं होगी। अगर आप यहां पर सोचें तो यहां पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड भी इसको प्लेनर बना देता है। तो यहां पर अगर एक बाहर निकल रहा है तो ऊपर तो प्लेनर है ही नहीं,
ऊपर तो टेट्राहेड्रल है ही नहीं, और अगर आप यहाँ पर सोचे तो इसका एक ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, ठीक है। तो इसको आपने जरा सा गौर से सोचना है। ये एमसीक्यूज बिल्कुल ट्रिकी टाइप का है, ट्रिकी है, जस्ट आपने इसको गौर से सोचना है कि मैंने क्या बात की है। मैंने यहाँ पर आपको एंगल की बात बताई हुई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ही है, लेकिन अगर यहाँ पर तीसरा कार्बन आ जाता ना तो वो प्लेन से निकल जाता, तो फिर वो भी कोप्लेनर ना होता, ठीक। चलो जी आगे चलते हैं। According to the Vesper theory, which of the following is not a basic condition for the regular geometry? ठीक है, तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर डी को क्या करते हैं, करेक्ट मान लेते हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अच्छा जी आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड इन नेचर है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड इन नेचर है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जो सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड जो है नेचर में, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट होता है, हाँ ऑर्डिनरी कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाता है। जस्ट आप कंसेप्ट ऐसे बनाएं कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। इस तरह वाटर वगैरह, ये भी वाटर भी ज्यादा पाया जाता है, यानी ऑर्डिनरी बात ये है कि आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा पाया जाता है नेचर में, ठीक। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो अ लीनियर ज्योमेट्री। तो लीनियर ज्योमेट्री किसकी है, तो लीनियर ज्योमेट्री, यस बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है जी, इसकी लीनियर ज्योमेट्री होती है। इसकी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसका आपके पास वी शेप होता है, और ये भी आपके पास क्या होता है, वी शेप होता है। ये भी आपके पास लीनियर नहीं होती है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द एटम ऑफ एलिमेंट्स, यानी एटम ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपके पास इसमें क्या आयनिक बॉन्ड होता है, नहीं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या इसमें भी आयनिक होता है, नहीं इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या इसमें भी आयनिक होता है, नहीं इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। थोड़े से आयनिक कैरेक्टर होता है, यस यहां पर बनता है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड, हाइड्रोजन पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और ये प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। सोडियम हाइड्राइड इस तरह से बनता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलो आगे चलते हैं। In which of the following molecules has a 6 bonding electron? 6 bonding electron, 6 bonding electron, 6 bonding electron किस में होते हैं? अगर आप इसमें सोचें तो इसमें 8 bonding electron होते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड है। अगर आप इसमें सोचें तो इसमें आपके पास क्या होते हैं, इसमें भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा अगर आप इसमें भी देखें तो इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक लोन पेयर पाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, और आपके पास 3 जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड पेयर पाए जाते हैं। इट मींस कि 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है, आसान सा एमसीक्यूज है, इतना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? किसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, किसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपके पास यहां पर करेक्ट है। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होती है, इसकी भी टेट्राहेड्रल नहीं होती है, और इसकी भी टेट्राहेड्रल नहीं होती है। सो बीटा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ये सिंपल ज्योमेट्री का है, वो आप लोगों को पता है, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, यहां पर ये प्योरली कोवेलेंट है, यहां पर ये प्योरली कोवेलेंट है, ये प्योरली आयनिक है। यस इसमें कोवेलेंट भी पाया जाता है और इसमें आयनिक भी पाया जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर कोवेलेंट होता है, जबकि यहां पर इसमें क्या पाया जाता है, आयनिक पाया जाता है। सो सी ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है, जिसमें आयनिक भी पाया जाता है और जिसमें कोवेलेंट भी पाया जाता है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। Which of the following having a maximum number of degenerate orbital? Degenerate orbital का मतलब होता है सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो अगर आप सोचें तो इसके अंदर तो एक ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ के अंदर कितने होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं। और इन सब की एनर्जी सेम होती है जब तक ये कोई कंपाउंड ना बनाए, जब तक ये कोई कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ठीक है जी। तो आपके पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी एफ के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ जो है वो यहाँ पर बादशाह है हमारा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Millikan performed an experiment method to determine which of the following
यानी मेलिकान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, और उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम किया था। किस चीज को मालूम किया था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को। दिस इज जस्ट अ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। ठीक हो गया, चलो जी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है। एम शेल, एम शेल। अगर आप सोचें तो के पहला शेल, के एल दूसरा शेल, एम तीसरा शेल, सही है। आप अगर सोचें इसमें एस होता है, इसमें एस और पी होते हैं, और इसमें एस पी और क्या होते हैं? डी होते हैं। ठीक है जी, सही हो गया। अब यहां आ जाओ, कहां से है? डी ब्लॉक से है क्या? नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। कहां से? डी ब्लॉक में है क्या? नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। कहां से है? डी ब्लॉक से है क्या? नहीं, डी में इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। कहां से? क्या डी ब्लॉक से है? नहीं है। इसके भी एम में इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इसके एम के किस किस में होंगे? सिर्फ एस में होंगे, सिर्फ पी में होंगे। इसके एस भी फिल होगा, पी भी फिल होगा, डी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका एस भी फिल होगा, पी भी फिल होगा, और डी में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसका एस भी फिल होगा, पी भी फिल होगा, और डी में 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन तीनों ऑप्शन पर आप सोचें, इन तीनों ऑप्शन पे आप सोचें, तो इन तीनों ऑप्शन में सिर्फ एक ही है पोटाशियम जिसके सिर्फ एस और पी फिल है, जिसका सिर्फ एस और पी फिल है, यानी पोटाशियम की डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मींस के पोटाशियम के एम में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो सबका डी में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मैं मानता हूं इसका भी एस और पी फिल है, मान लेता हूं, लेकिन इसमें डी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का था। ये सी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक जी, आपको समझ आ चुका होगा, ये वाला आपको यहां मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ चुका है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। स्पेक्ट्रल लाइन रेड रीजन वाज एमिटेड, यानी स्पेक्ट्रल लाइन में हमारे पास विजिबल रीजन में रेड लाइन आ रहा है। ठीक है, emitted from the hydrogen atom in a discharge tube N and N1 and N2 are respectively। सबसे पहले आप एक बात सोचो कि विजिबल स्पेक्ट्रम कौन से रीजन में आता है? बाल्मर में आता है कि नहीं? लाइमन, यूवी, बाल्मर, विजिबल। यानी यहां पर जो N1 है वो तो 2 हो गया, क्योंकि बाल्मर रीजन है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। N2 कितना होगा? अगर आप N2 पर सोचो ना, N2 पर, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये पहला ऑर्बिटल है N1, ये दूसरा ऑर्बिटल है N2, ये तीसरा ऑर्बिटल है N3, ये चौथा ऑर्बिटल है N4। इसकी तो बात नहीं करेंगे, इसको तो खत्म कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन आएगा किस चीज में? आएगा 2 में। 2 में आएगा तो कौन सा रीजन देगा? रेड पर आप जरा सोचो। रेड वो स्पेक्ट्रल लाइन होता है जिसकी सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तो अब आप जरा सा सोच लें खुद, अगर 4 से एक इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा, किसकी एनर्जी कम होगी? 3 से जो 2 में आएगा उसकी एनर्जी कम होगी कि नहीं? यस। तो कहां पर हो गया आपका? N2 जो है वो 3 हो जाएगा। मैंने किस बुनियाद पे ये डिसाइड किया कि N2 जो है वो 3 हो गया? क्योंकि यहां लिखा गया है रेड रीजन। अगर आप वो स्पेक्ट्रल सीरीज देखें ना, अगर आप वो ग्राफ अपने सामने लेकर आए ना, डिवीजन ऑफ द व्हाइट लाइट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ अगर आप लेकर आए ना अरेंजमेंट, तो उसमें रेड जो है वो सबसे ऊपर आता है। रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो आपको सामने नजर आ रहा है ना कि 3 से अगर 2 में आएगा तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? करेक्ट है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। द एज़िमुथल क्वांटम नंबर फॉर अ जी इज, देखो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 और जी के लिए क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन कहीं पर मौजूद है। यस, सी ऑप्शन जो है, सी का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज हैं और ये नॉलेज बेस भी हम इसको बोल सकते हैं। आसान सा टेस्ट है ये जो संडे टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, ये बड़ा आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। चलो आगे चलते हैं। इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल, अच्छा, द नंबर ऑफ द mx बॉन्ड एट अ एंगल ऑफ 180 इज, मैं बना देता हूं, मैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखो m है, यहां पर आपके पास x,
यहां पर आपके पास x, यहां पर आपके पास x, और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये हो जाएगा x और ये भी क्या हो जाएगा x। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूं। देखो ये जो x है और ये जो x है जो मैं ड्रा कर रहा हूं, इसके अंदर 180 का डिग्री है। समझ रहे हैं ना इस बात को, ये 180 है। अगर इन दोनों के दरमियान में देख लूं ना तो इनमें 90 एंगल है, 180 नहीं है। अगर इन दोनों के दरमियान में देखो तो इसमें भी 90 है, 180 नहीं है। लेकिन अगर एक और बात करें, देखो ये जो x है और ये जो x है, अगर इसके दरमियान आप देख लें तो ये भी 180 है, तो ये हो जाएगा दूसरा। और अगर इस दोनों के दरमियान भी आप देख लें तो ये भी क्या है, ये भी 180 है, तो ये हो जाएगा तीसरा। यानी 3 ऐसे बाण हैं जो एक दूसरे के 180 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये वाले 90 पर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तीनों 90 पर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो ये तीनों अगर आप इसको स्क्वायर में कंसीडर करें ना, अगर आप इसको स्क्वायर में कंसीडर करें ना, तो तब आपको समझ आएगा कि ये एक दूसरे को 90 पर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप इसको स्क्वायर में ही कंसीडर कर लें तो। ठीक है, और बाकी ये 3 बाण जो है ये एक दूसरे को 180 पर हैं। सो 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, 3 ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। द एंगुलर नोड इन 4f एंड 5f सबशेल आर। सुनिएगा स्टूडेंट्स, एक होता है रेडियल नोड, एक होता है एंगुलर नोड। एक होता है क्या होता है, एक रेडियल नोड, दूसरा क्या होता है एंगुलर नोड। अगर बात की जाए एंगुलर नोड की, शॉर्टकट नोट करो, अगर बात हो जाए एंगुलर नोड की तो आप जस्ट उसके एल वैल्यू को देखो। लेकिन अगर बात हो जाए रेडियल नोड की, बात किसकी हो जाए, रेडियल नोड की, तो आपने फार्मूला यूज करना है n माइनस एल माइनस 1। ठीक है, मैं दोनों मालूम कर देता हूं, 4f है और 5f है। 5 और 4 के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि एंगुलर नोड की बात हुई है। एंगुलर नोड मालूम करते वक्त आपने जस्ट उसके एल वैल्यू को देखना है। एल वैल्यू एफ के लिए कितना है, एल वैल्यू एफ के लिए है 3। तो अगर वो 4f है या 5f है, नो टेंशन, उसका एंगुलर नोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लेकिन अगर रेडियल नोड की बात की जाए, किस चीज की बात की जाए, रेडियल नोड की, तो यहां पर मैं आपके लिए मालूम करता हूं 4 माइनस 3 माइनस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहां पर भी मालूम करने की कोशिश करें तो 5 माइनस 3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो इनमें क्या पाए जाते हैं 1, जबकि इसमें क्या पाया जाता है 0 पाया जाता है। ठीक है जी, समझ आ रहा है। तो इस तरह से रेडियल और एंगुलर नोड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द प्लेनर शेप इज मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर ज्योमेट्री कौन से में होती है, sp2, sp3, sp नन। sp में तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, sp3 में तो टेट्राहेड्रल होती है, और sp2 में क्या होती है, sp2 में क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, sp2 में आपके पास प्लेनर शेप या प्लेनर ज्योमेट्री होती है। ये आप लोगों को पता है। अच्छा, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सेकंड एंड द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज। रेडियस की बात हो रही है सेकंड की, और किस चीज की हो रही है, फर्स्ट की, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, इज इक्वल टू एन स्क्वायर। n2 है या n1 है, बाकी इसमें यहां पर 0.529 एंगस्ट्रम, इसमें भी 0.529 एंगस्ट्रम। दोनों की रेशो की बात हो रही है तो दोनों को यहां रेशो ले लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां क्या लगाएंगे, n2 की जगह लगाएंगे 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी रेशो आ जाएगा 4:1। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 भी लिख लें तो एक्सेप्टेबल है। यस, यहां पर 4 ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोबारा से दोहरा लेता हूं, रेशो है बिटवीन द सेकंड एंड द फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड एंड फर्स्ट। ऐसा नहीं आपने फर्स्ट और सेकंड का लिया हो, नहीं, सेकंड एंड फर्स्ट, ये फार्मूला है रेडियस का। तो सेकंड में आपने यहां पर 2 पुट करना है और आपने यहां पर 1 पुट करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सिंपल रेशो आ जाएगी, और ये दोनों टर्म्स वैसे भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। विद द स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर ये है वेव, डी ब्रागले वेव। स्टूडेंट, डी ब्रागले वेवलेंथ का फॉर्मूला है h डिवाइडेड बाई p, h डिवाइडेड बाई p, या h
divided by mv. Student, this formula is used to find out, this formula is used to find out the wavelength of all those particles that are moving, या अगर रेस्ट पर भी हो तब भी आप उसे मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते. इट मींस कि डी ब्रागले का जो वेव है वो हर मूविंग बॉडी के लिए है. यानी डी ब्रागले का जो वेवलेंथ है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए है ही नहीं. स्पीड ऑफ लाइट के लिए है, मैं मान लेता हूं, लेकिन हर एक बॉडी पर हम अप्लाई कर सकते हैं. यानी ये जरूरी नहीं है कि डी ब्रागले वेव का जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह होगा, जरूरी नहीं है. बाकी एक्सरे का स्पीड ऑफ लाइट की तरह होता है, बाकी गेमा रेस का स्पीड ऑफ लाइट की तरह होता है. ऑल ऑफ दिस नहीं. ये एक ऑप्शन है डी ब्रागले वेव जो स्पीड ऑफ लाइट की तरह उसका स्पीड नहीं होता है, क्योंकि इसका अपना फार्मूला है. किस पे डिपेंड करेगा? मास पे. किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे. क्योंकि P हम जानते हैं P इज इक्वल टू mv. तो डी ब्रागले का जो वेव है उसका वेवलेंथ जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? m पे करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट से अगर कम होगी तो वो वेव क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से फिर मूवमेंट करेगी? नहीं करेगी. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. देखो ये P जो है ये सब शेल है, ये ऑर्बिटल नहीं है. P सब शेल है. सब शेल के अंदर तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. लेकिन इसी P सब शेल के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3. और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं? 1 2 1 2 1 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए तीन बातें हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल फार्मूला है 2n². नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल 2. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल 2 × 2l+1 फार्मूला है. ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं. The maximum number of 3D electron having a spin quantum number is this. स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को सीखो, क्वांटम नंबर आपके सीख चुके हो. 1 2 3 4, यहां हो जाएगा 5. यानी D के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5. अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें s की वैल्यू 1 होगी -½ जिसमें s की वैल्यू 1 होगी +½ ठीक है जी. अब आपको इन 5 के लिए सिर्फ एक s की वैल्यू गिवन है, यानी ये वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है. इट मींस कि हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है. तो 3D जो भी D हो कोई टेंशन नहीं है, D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं और आपके पास हर एक ऑर्बिटल में अगर आपको s की वैल्यू 2 गिवन है तो इट मींस के 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन अगर आपको s की वैल्यू 1 गिवन है तो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 2 हो सकते हैं, लेकिन यहां होंगे कितने? 1, क्योंकि आपको यहां लिमिटेड किया गया है, क्योंकि आपको s की वैल्यू 1 गिवन है. सो 5 जो है B जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. Which of the following is not possible? आखिरी MCQ से इस सेशन का. तो हमारा ये जो टेस्ट है, मैं फिर से कहता हूं बड़ा आसान टेस्ट है और बड़े आराम से आप लोग इसको कर सकते हैं. ये आखिरी MCQs है, इस पर सोचिएगा तो इंशाल्लाह हमारा यहां पर खत्म हो जाता है. आखिरी MCQs को सोचें. Which of the following is not possible? Which of the following is not possible? देखो अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है. अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 0 भी हो सकती है. पॉसिबल है. अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है. पॉसिबल है. अच्छा, अगर l की वैल्यू 0 है, अपने साथ नोट करो प्लीज, नोट करो. अगर l की वैल्यू 0 है तो आसमान नीचे आ जाए, जमीन ऊपर चली जाए, फिर भी m की वैल्यू 0 होगी. ये अपने साथ नोट करें. l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी. ठीक है, यहां पर l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू -1 है. नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है जी. ठीक है. अच्छा, यहां पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 हो सकता है. n की वैल्यू, l की वैल्यू हमेशा के लिए, l की वैल्यू हमेशा के लिए n की वैल्यू से कम होगी, 1 कम होगी. बाकी आप जाएं नीचे. फॉर एग्जांपल n 3 है ना, तो ये 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है l की वैल्यू. ठीक है जी.
अच्छा, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 1 है। अच्छा, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, मान लेते हैं पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 है, पॉसिबल है। ये तो अभी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। सो कौन सा पॉसिबल नहीं है? बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम नंबर की गुस्ताखी कुछ यूं हुई है, क्योंकि l की वैल्यू जब भी 0 होगी, m की वैल्यू ना माइनस होगी ना प्लस होगी, वो भी 0 होगी। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले संडे टेस्ट का हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।